लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका सर्जिशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 8 मेरी जानिब से आप तमाम दोस्तों को आज के लिए जुम्मा मुबारक। प्यारे बेटे, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करें बहुत आसान है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी माइट भी पॉसिबल वो पूछ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो जरूर पूछेगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो हमने कल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक पढ़ा था, फिर उससे पहले रेट कांस्टेंट का टॉपिक पढ़ा था, और जो आज का टॉपिक है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको ये तीनों लेक्चर जो है बाखूबी सुनने होंगे, फिर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ हाँ, बल्कि कल वाला लेसन जो हम कल पढ़ेंगे वो भी इन 3 लेसन के साथ चिपका पड़ा है। आपको सारे तवज्जो से नोट करके इनके नोट्स भी बनाने चाहिए और इन्हें समझना भी चाहिए। और जो मैंने कल लेक्चर पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो पक्का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज चैप्टर नंबर 7 से और लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के। जो हम रेट कांस्टेंट रेट लॉ या रेट इक्वेशन में देख रहे होते हैं, आपको पता होगा कि रेट इक्वेशन कैसी होती है। मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि हमने पहले पढ़ा था कि रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। यहाँ पे ये जो के है ना, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट के। इसी को हमने फाइंड आउट करना है किसी भी रिएक्शन के लिए। उसके के की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आज हमने आपको सिखाना है। रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर हमारी किताब में सिर्फ 2 मेथड बताए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला मेथड है इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड। इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड और दूसरा मेथड जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है हाफ लाइफ मेथड। तो आइए पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड को स्टडी करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल क्या है? सपोज फर्ज करें कि एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 किसके साथ? विद आयोडाइड आइन, आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड आयोडाइड आइन, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? लिखता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइन। हाइड्रोजन आइन की मौजूदगी में किसका रिएक्शन हो रहा है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 का। ये H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं और आयोडाइड आइन का। तो आइए इसका रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हो रहा है आयोडाइड आइन के साथ। ओके सर जी, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइन। ओके सर जी, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं पानी के मॉलिक्यूल H2O, पानी के मॉलिक्यूल, और 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में बनती है आयोडीन I2। आइए इसको बैलेंस करते हैं। कितने हैं? I 2 हैं, इसको 2 से ज़रब दे दें। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हैं, 4 में से 2 तो इधर हैं, 2 यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट से इसकी रेट इक्वेशन हमें बताई गई है, वो हमने याद करनी है। जो इन्होंने हमें इसकी रेट इक्वेशन बताई है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ये वाला, और डिवाइडेड बाय है, हाँ, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आइन। ये इक्वेशन इन्होंने हमें बताई है। इस इक्वेशन को कहा जाता है रेट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमसे क्या कह रही है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं H2O2 की मिकदार को बढ़ाऊं
तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा। कैसे? क्योंकि ये रेट और कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 आपस में इस इक्वेशन के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जरा आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को देखें तो रेट और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। ठीक हो गया सर जी, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। इस H2O2 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। ओके, इस आई नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। अब समझना मेरी बात को, इस इक्वेशन के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2। मतलब अगर आप H2O2 की कंसंट्रेशन को डबल करोगे, एक हिस्से बढ़ाओगे, तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एक हिस्से बढ़ जाएगा। हमने कल चीख के ये बात की थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, उसमें जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम डबल करते हैं तो रेट भी हमारा डबल हो जाता है। अब आगे चलते हैं। सर जी ये जो आयोडाइड आयन है इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर भी तो 1 लिखा हुआ है, मगर देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो आई नेगेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये है माइनस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर, जी हाँ, मैंने कल जब टॉपिक पढ़ाया था ना तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है। मतलब यहां वो ये कहना चाहता है कि अगर आप आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को एक हिस्से बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक हिस्से कम हो जाएगा, बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा रेट, रफ्तार, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये बटा में आ रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक। ये इक्वेशन कहां से आई? ये हमें एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बना कर दिया रेट इक्वेशन। ठीक है जनाब, ओके हो गया। तो इसका मतलब अच्छा एक मजे की बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडाइड आयन के एतबार से ये नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और H2O2 की कंसंट्रेशन के एतबार से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं ओवरऑल देखूं ना तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वो कैसे? मतलब अगर आप एक ही से कंसंट्रेशन H2O2 की बढ़ाते हो तो रिएक्शन डबल होता है, एक ही से बढ़ता है। फिर आप अगर इसकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हो तो वही जो एक ही से बढ़ा था वो कम हो जाएगा। ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ओवरऑल ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। ओके भाई, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक टेबल हमारी बुक में बनी हुई है, इसमें उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें डेटा लिया है और फिर जो है ना उसने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। आपके सामने ये 4 कॉलम हैं, 5 हैं बल्कि। इसमें पहले नंबर पे एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, और इधर है कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर डीएम क्यूब H2O2। इधर आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशंस हैं, इधर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस हैं और इधर इनिशियल रेट है। अब समझना कैसे, वो कहता है पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास जो है कंसंट्रेशन है H2O2 की 0.0200। अच्छा, ये वाले जो 00 है ना, इनकी कोई अहमियत नहीं होती, यानी आप इसको यूं पढ़ेंगे 0.02। ठीक है, द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 0.02 एंड आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितना है 0.01 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितना है 0.01। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज 3.5 into 10 की पावर 6, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके सर जी, यूनिट भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो समझना मेरी बात को, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने ना इन दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, कांस्टेंट रखा। इसकी कंसंट्रेशन भी यही ऊपर वाली नीचे आ गई, इसकी कंसंट्रेशन भी यही ऊपर वाली नीचे आ गई। ओके, मगर यहां पर उसने क्या किया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है। मतलब 0.2 से 0.3 कर 0.02 से 0.03 कर दिया है, मतलब 1 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, बढ़ गया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा है। अब देखो रेट पे क्या असर पड़ा है, रेट भी 1 गुना बढ़ गया है, रेट भी डबल हो गया है। यानी 0.02 को 1 गुना बढ़ाया, 0.03 हो गई कंसंट्रेशन H2O2 की, इसकी कंसंट्रेशन 1 हिस्से बढ़ाने से रेट भी 1 हिस्से बढ़ गया, रेट भी डबल हो गया। 3.5 का जो डबल है वो 5.3 तकरीबन डबल हो गया है, यानी प्रॉपर तो नहीं मगर तकरीबन वो डबल हो गया है।
ओके हो गया। तो फिर आगे देखें, आगे तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया। अच्छा, इस बात से हमें समझ आता है कि H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आता है कि H2O2 की जो कंसंट्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉल कर रही है। यानी अगर H2O2 की कंसंट्रेशन को एक हिस्से बढ़ाएं यानी डबल करें तो रेट भी तकरीबन डबल हो जाता है। ओके हो गया। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखना, अब ना हमने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये किया है कि ये जो H2O2 है ना, इसकी कंसंट्रेशन को रखा है कांस्टेंट, 0.005 रख दिया। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। यानी शुरू में आप H2O2 की जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो इतनी ले रहे हैं। ओके, अब आयोडाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पहले क्या थी, 0.01 थी। अब आप उसको जरा डबल कर दें, 0.02 कर दें। इसको छोड़ो, इसको भी डबल कर दें, इसको भी 0.02 कर दें, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। रेट पे देखो क्या इफेक्ट पड़ा है। रेट पे जो इफेक्ट पड़ा है, रेट हाफ हो गया है, आधा हो गया है, 1 गुना कम हो गया है। मतलब 3.5 से वो 1.75 हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल होने की बजाय पीछे आ गया, एक हिस्से कम हो गया। यानी इसकी कंसंट्रेशन को एक हिस्से बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन एक हिस्से कम हो गया। सर ये वाला, बेटा ये वाला जो है ना, इसके बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना, ये हमारी इस इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में ही शामिल नहीं है। तो इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है, जो रफ्तार है, वो इसकी मिकदार पे डिपेंड ही नहीं करती। चाहे आप इसको बढ़ाओ घटाओ, इस पे कोई डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी हाँ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ना इस रिएक्शन के लिए जो ऊपर मौजूद है, यूजिंग डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का ये जो डेटा है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे रिएक्शन में जो ये K है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो प्यारे बेटे, इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेप 1, राइट रेट इक्वेशन। आप यही वाली रेट इक्वेशन लिखें। ओके, लिखता हूं, रेट is equal to constant K concentration of H2O2 divided by concentration of iodine। इस अब ये हो गया, रेट इक्वेशन लिख ली। अब दूसरा स्टेप देखें, स्टेप नंबर 2 क्या है, रीअरेंज करें रेट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू K। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको K चाहिए तो आप इसको रीअरेंज करें। आपको K चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे इसको कर दें। तो अगर आपको K चाहिए ना मेरे प्यारे बेटे, तो आप लिखेंगे K इज इक्वल टू, K यही रहेगा, आयोडाइड आयन नीचे है, ऊपर चला जाएगा, H2O2 की कंसंट्रेशन ऊपर है, नीचे चली जाएगी। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, रेट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन divided by concentration of hydrogen peroxide H2O2। Okay, now step 3 क्या है, put values in rate equation। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है, वो वैल्यूज आपने याद करनी है, यही पहले वाली। ठीक है, ये पूरा टेबल आपने याद नहीं करना, ये पहला एक्सपेरिमेंट वाला जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, इसकी वैल्यूज आपने जरूर तैयार करनी है। ओके ओके ओके, तो आइए देखते हैं इसके मुताबिक। तो ऊपर रेट है, रेट यहाँ है, यहाँ पुट कर दो। देखो K इज इक्वल टू, रेट की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, क्या, 3.5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई आयोडाइन की कंसंट्रेशन पुट करो, आयोडाइड आयन की, वो ये है 0.0100। ये 00 नहीं लिखना, आप 0.01 लिख दें, बस काफी होता है। उसके बाद मतलब 1 के बाद जो 2 जीरो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, 0.01 ओके हो गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कंसंट्रेशन ऑफ H2 0.02 है, आप इसको लिखेंगे 0.02। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हमने इसे सॉल्व करना है, मगर बेहतर यह है कि सॉल्व करने से पहले आप जरा इनके यूनिट भी साथ में पुट कर लें। तो रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता था मोल, ठीक है, पर dm क्यूब, ठीक है, पर सेकेंड। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। और मल्टीप्लाई बाय ये जो है आयोडाइड आयन, जिसकी हमने कंसंट्रेशन लिखी 0.01, 0.01 यूनिट क्या होता है, मोल पर dm क्यूब, ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। ओके ओके ओके। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0.02 मोल पर dm क्यूब। ओके भाई जी, अब जरा यूनिट देखना,
ये वाला तो इससे कट जाएगा ना, है ये है 0.01, ये है 0.02। बगैर कैलकुलेटर के इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर जी वो कैसे होगा? देखें, अगर यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट है इससे आगे सेम डिजिट हो, मतलब 1 2 1 2 दो ही डिजिट हैं, तो फिर आप इस डेसिमल को इस डेसिमल से खत्म भी कर सकते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 2, यानी 1/2। ठीक है, तो अब आप देखें आपके सामने इक्वेशन बनेगी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, ये 0.2 का मतलब आता है 2, और ये यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ओके हो गया जी सर। अब आप 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 35 समझें इसको, फिलहाल ऐसा समझें कि पॉइंट नहीं है, तो 35 को डिवाइड करें 2 पे, क्या होता है 17.5 आता है, तो उस लिहाज से इसकी वैल्यू बनेगी 1.75 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -2 है, सॉरी 10 की पावर -6 है, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, और इसका जो यूनिट है वो होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपकी बुक में यूनिट गलत लिखा हुआ है, उसे ठीक कर लें। आपकी बुक वाले ने पर मोल डीएम क्यूब +3 लिखा हुआ है, वो गलत है। मैंने जैसे कराया ये बिल्कुल ठीक है, वो गलती भी हम दुरुस्त कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता किताब में मौजूद सारी गलतियों को सेट करते जा रहे हैं। तो प्यारे बेटे, दूसरा तरीका भी होता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें, मतलब आप इसको यूं करें, ये 0.01 10 की पावर -2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2 × 10 की पावर -2, यानी 0.02 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 2 × 10 की पावर -2, और 0.01 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कट जाएगा, तो ये 2 नीचे, तब भी नीचे क्या आएगा, यही वाला 2 आएगा। तो फिर 3.5 × 10 की पावर -6 को डिवाइड कर दें 2 से। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, वो डेसिमल कैंसिल वाला करें आपकी मर्जी, ये वाला करें आपकी मर्जी। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ये तो आपके मुकद्दर पे डिपेंड करता है ना। अगर लॉन्ग आएगा तो जाहिर है दोनों आएंगे, पूरी हेडिंग लिखेगा डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के दोनों मेथड से। शॉर्ट आएगा तो ये वाला अलग से आएगा, वो वाला अलग से आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है, हाफ लाइफ मेथड से के यानी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। प्यारे बेटे, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हाफ लाइफ किसे कहते हैं। हाफ लाइफ मेथड तो बाद की बात है, हमें पहले ये तो पता हो कि भाई हाफ लाइफ किसको कहते हैं। तो प्यारे बेटे, हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखी है, द टाइम, ये वक्त होता है, टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या भला है, मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, वो है कितना है, वो है 1 किलोग्राम। ओके हो गया, 1 किलोग्राम रिएक्टेंट ए है, सही है, और ये किस में तब्दील हो रहा है, ये प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। ओके सर जी, अब फर्ज करो 1 घंटे में, 1 हॉर में, ये जो ए है ये 1 किलो से आधा किलो हो जाता है, यानी 1 किलो से कितना हो जाता है, आधा किलोग्राम 1 घंटे में। ठीक, तो आधा किलोग्राम ए किस में तब्दील हो गया, प्रोडक्ट में, और पीछे कितना रह गया, आधा किलोग्राम रह गया। ये कितने वक्त में ये सब हुआ है, 1 घंटे में ये सब हुआ है। तो इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, जिसे हम T1/2 से जाहिर करते हैं, वो 1 घंटा है, 1 हॉर है। समझ आई? देखो, द टाइम, वो टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो गिर जाए, हाफ हो जाए, मतलब अगर 1 किलो रिएक्टेंट है तो वो 1 किलो से आधा किलो हो जाए। फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 ग्राम थी, 1 किलोग्राम थी, अब वो आधा किलोग्राम हो गया है। अब जितने वक्त में ये हुआ है उस वक्त को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, मगर आज आपको घड़ी की तरफ देखना होगा, क्योंकि आप हाफ लाइफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम देखना होगा। ओके भाई, ये समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि ये हाफ लाइफ जो है किस तरह से हमें हेल्प करेगी
किसी भी रिएक्शन के कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। देखें भाई, इसके वैसे तो हाफ लाइफ का जो फार्मूला होता है वो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है, मगर हमारी बुक में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया है। उन्होंने कहा है इफ अगर रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है देन फिर क्या होगा, देन वो कहता है के एंड हाफ लाइफ, के कांस्टेंट एंड है हाफ लाइफ आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं, इस फार्मूले की मदद से आप जो है ना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशनशिप ले सकते हैं। यानी ये आइए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। बस ये फार्मूला कहता क्या है, ये फार्मूला कहता है कि रेट कांस्टेंट बराबर है 0.693। ये फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करके ये फार्मूला हमें दिया गया है, और डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके लिए अलग अलग फार्मूला होगा, मगर हम ये वाला फार्मूला सिर्फ किसके लिए ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले रहे हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास है डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 डीकंपोज हो रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एतबार से डीकंपोज हो रहा है। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 2 घंटे है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कन्वर्ट, क्या हॉर्स हैं या मिनट्स हैं, इनको कन्वर्ट करें सेकंड्स में। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना टाइम जो लेते हैं इस फार्मूले में यहाँ पे वो सेकंड में पुट करते हैं। ठीक हो गया, आगे दूसरा पॉइंट पुट वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ की जो वैल्यू है उसे आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो आइए देखते हैं इसी एग्जांपल को। सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास हाफ लाइफ जो है वो घंटों में है, 2 घंटे हैं। तो घंटे को मिनट में तब्दील करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को सेकंड में तब्दील करने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं ना तो इसकी हाफ लाइफ आ जाती है 72 सेकंड, सॉरी 7200, यानी 7200 सेकंड जो है वो इसकी हाफ लाइफ आ गई है। बस आप क्या करें, फार्मूला लें और इसमें वैल्यू पुट कर दें, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। वो कितनी है सेकंड्स में, वो है 7200 सेकंड। सर जी इसमें आप यूनिट क्या लेंगे, देख लो सिर्फ सेकंड वाला लिया हुआ है और कुछ नहीं लिया हुआ। तो इसको इस पे डिवाइड करने से जो आंसर हमें हासिल होता है वो होता है 9.6 इंटू 10 की पावर -5, और ये जो सेकंड है ना ऊपर जब आ जाएगा तो ये पर सेकंड हो जाएगा। बस यही इसका यूनिट है और ये उसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है। प्यारे बच्चे, आपकी बुक वाले ने यूनिट यहाँ तो ठीक लिखा है, आगे जो सैंपल प्रॉब्लम किया है उसमें उसने यूनिट गलत लिखा हुआ है। आप पर सेकंड ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारा काम हो रहा है, और हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए के का यूनिट पर सेकंड होता है, मोल पर डीएम क्यूब, ये वो कुछ भी नहीं होता। आपकी बुक में ये भी गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, अब हम करते हैं सैंपल प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस टॉपिक में यूज हुआ हुआ सैंपल प्रॉब्लम करते हैं, इसी हाफ लाइफ के मुताबिक हम उसे समझेंगे। देखो भाई, वो कहता है कन्वर्जन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इनटू प्रोपीन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, वो प्रोपीन में चेंज हो रहा है। तो कितने टाइम में चेंज होता है, उसकी हाफ लाइफ क्या है, 17 मिनट है। ठीक है, आपने उसका के फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास मौजूद है, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। पहला काम क्या करना था, कन्वर्ट हार या मिनट इनटू सेकंड। हमारे पास मिनट है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ इधर लिख देंगे,
तो ये क्या है, मिनट है, 17 मिनट है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 1020। इसका आंसर आएगा 1020। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 1020। इसका जो आंसर आता है 6.79 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड। ख्याल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड लिखा हुआ है, आपकी बुक में गलती है, यूनिट पर सेकंड नहीं बल्कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, dm³ पर मोल पर सेकंड, जो कि गलत है। उसके बाद क्विक चेक 7.8 है, वो आप खुद करेंगे, सारा सेम है, उसमें सिर्फ यहाँ पे 17 मिनट है, वहाँ पे 15 मिनट है। इतना तो अब आप कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं इस चैप्टर के आखिरी बल्कि नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक के साथ।